हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। अब तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रोविज़न थे उसको देखा। आज इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है। मित्रों, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रोविज़न संविधान के आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 आपका कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली है, और इस प्रकार की व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिकी शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिकी प्रधान है तो उपराष्ट्रपति की स्थिति उससे भिन्न कैसे हो सकती है। उपराष्ट्रपति का सामान्य परिस्थिति में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अगर महत्व है तो केवल विषम परिस्थितियों में, अर्थात जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसी रूप में वो कार्य करता है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले देखेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, यानी जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 के क्लास 3 में जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई गई है, क्वालिफिकेशन बताया गया है, और इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात जो भी व्यक्ति भारत के लिए उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार होगा तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, अर्थात उस व्यक्ति की उम्र जो है 35 साल पूरी हो जानी चाहिए। और तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वो है कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उठा है या खड़ा हुआ है तो उसको राज्यसभा का मेंबर होने की योग्यता का होना जरूरी है। उसमें मतलब राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और सबसे आखिरी जो योग्यता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके है कि मतलब जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है तो वह भारत संघ या किसी भी राज्य में राज्य सरकार के अधीन जो है कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार है, ये चारों योग्यता है। फ्रेंड्स, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था तब लगभग इन सभी योग्यताओं के बारे में चर्चा किया था। उपराष्ट्रपति पद पर जो योग्यताएं चाहिए वो लगभग वही है जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। दोनों की योग्यता में केवल एक अंतर है और वह यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी जो तीन अन्य योग्यताएं हैं बिल्कुल वही हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूरी होना और लाभ के पद पर न होना। वैसे तो आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उपराष्ट्रपति के पर्सपेक्टिव में इस पर चर्चा करना जरूरी है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सबसे पहले जो हम पढ़े थे एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में ये कहना है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, न कि मूल रूप से भारत का नागरिक होना जरूरी है। अक्सर एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का नागरिक होना ही जरूरी है या मूल रूप से भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो आप इस भ्रम को अभी दूर कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्दांश यानी जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो केवल यही है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, न कि मूल रूप से भारत का नागरिक होना। दूसरा, जो संविधान में ये दूसरी जो नागरिक है एज को लेके, तो एज के बारे में जो है कि जो भी प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के लिए होगा तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मैक्सिमम एज की बात कहीं नहीं की गई है।
तीसरी योग्यता यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में होगा तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, न कि राज्यसभा की सदस्यता आवश्यक है। आप इस चीज़ को भली भांति समझ लीजिए। अक्सर इस तरह के प्रश्न कंपटीशन वगैरह में आते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल जो 66 है उसके क्लास 3 की शब्दावली अगर आप देखें तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। जो शब्दावली है वह यह है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। सबसे आखिरी जो योग्यता है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, कि जो है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 66 जो जिसमें आपका ये क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है, तो इसमें ही ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो उसमें बताया गया है, आर्टिकल 66 का जो एक्सप्लेनेशन है तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रीगण, चाहे वो संघ के मंत्री हों या राज्य के, लाभ का पद धारण किए हुए नहीं माना जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाभ के पद को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, केवल और केवल संविधान में आर्टिकल 66 के इस एक्सप्लेनेशन में ही इसके लिए बताया गया है। और इसमें जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन नहीं आते, अर्थात डिफाइन तो कहीं नहीं किया गया है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के जरिए इतना जरूर बताया गया है कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन नहीं आते। तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्रीगण का लाभ के पद पर नहीं माने जाते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव पुनः लड़ना चाहते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पद पर रहते हुए ही चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ये जो 66 का जो एक्सप्लेनेशन है इसके हिसाब से आप उपराष्ट्रपति का पद क्या है, लाभ का पद नहीं है। यह जिम्मेदारी संसद की है कि वो यह तय करे कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन नहीं। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 66 में की गई है, इलेक्शन। तो आप ये जान लें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदाता होते हैं उन मतदाताओं का जो समूह होता है तो वो क्या कहलाता है, निर्वाचक मंडल, यानी जो है इलेक्टोरल कॉलेजियम, इलेक्टोरल कॉलेजियम कहलाता है। मित्रों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। यहाँ देख लीजिए आप कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मतलब यहाँ सभी सदस्यों में दोनों तरह के सदस्य अर्थात निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, अर्थात आपको केवल एक लाइन याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैनर ऑफ इलेक्शन, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के बारे में, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आर्टिकल 66 में ही इस चीज़ को भी बताया गया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि है वो उसका उल्लेख है और उसके अनुसार ये आर्टिकल जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, ये देखिए, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने राष्ट्रपति का जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये चीज़ हम पढ़ा था। तो ये जो मेथड है, यही मेथड जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भी अडॉप्ट किया जाता है और यही मेथड उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अडॉप्ट किया जाता है। और मतदान क्या होता है, सेक्रेट बैलेट के द्वारा होता है, मतलब गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसके लिए मैं जब
इनमें जितने भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे प्रोपोर्शन, फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो ये तीनों शब्द जो है, तो जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो उस समय इससे परिचित कराने की कोशिश हम आपको किए थे। सिंगल ट्रांसफरेबल अर्थ को अगर हम एकल संक्रमणी को अगर हम एकल हस्तांतरणीय भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, जो चुनाव की दो पद्धतियां होती हैं, एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, और जिसे अगरता ही विजेता का नियम कहते हैं, और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति। तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा वही विजेता होगा, वही विजेता होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और सरपंच का चुनाव, ये सारे जो होते हैं, ये जो चुनाव का जो पहला नियम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, इसी के आधार पे होते हैं। इसके ठीक विपरीत एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय पद्धति बिल्कुल अलग है। एकल हस्तांतरणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो वरीयता क्रम में वोट देते हैं, और किसी उम्मीदवार को अगर निश्चित कोटा नहीं मिलता है तो उसके वोट अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी पद्धति को हम एकल संक्रमणीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए कहते हैं कि उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। इसको गुप्त मतदान इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो इसीलिए इसको जो है सेक्रेट बैलेट कहते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की भांति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है प्रपोजर और सेकेंडर्स और अप्रूवर, मतलब जो हमने राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ा था कि प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति में भी प्रपोजर और सेकेंडर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो बस फर्क इतना ही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रपोजर और सेकेंडर्स जो होते हैं 20-20 होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये 50 और 50 होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस चुनाव में वही लोग उम्मीदवार बन सकते हैं जिनके नाम का 20 लोग तो क्या हो, प्रस्तावक हों या प्रपोजर हों, और 20 सेकेंडर्स हों या अप्रूवर या अनुमोदक हों। प्रपोजर और सेकेंडर्स वही लोग हो सकते हैं जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि जो लोग किसी उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुसमर्थक होंगे वे फिर किसी दूसरे उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है जमानत राशि जो सिक्योरिटी मनी होती है, ये भी इसमें भी है। यहाँ भी 15,000 रुपये ही जमानत राशि होती है, जो क्या होता है वैलिड वोट के 1/6 नहीं मिल पाने पर जब्त कर ले जाता है। जब्त की गई यह राशि RBI में जमा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा होता है और निर्वाचन आयोग ही करवाता है। हम यहाँ यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, सांसद निर्वाचन में भाग लेते हैं, और यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के तहत करता है। प्रश्न उठता है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं। तो मतलब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में जो होता है एक एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जिसको महासचिव कहते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही जो सेक्रेटरी हैं पीठासीन अधिकारी होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव व उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव जो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन ये हमेशा के लिए रूल नहीं होता है, ये बदलते रहते हैं। जैसे एक बार लोकसभा का महासचिव राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन होगा तो दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन होगा। इस तरह से ये बदलते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदाताओं के मतों का मूल्य निकाला जाता है कि नहीं, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था। तो आप यह जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाताओं के मतों का मूल्य नहीं निकाला जाता है।
अब हम राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानेंगे। शपथ के बारे में कि जो शपथ के बारे में जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 69 में बताया गया है। जैसा हमने राष्ट्रपति के समय भी ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप बताया गया है। लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के शपथ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इन लोगों के शपथ के बारे में कोई प्रारूप नहीं बताया गया है। तो इन लोगों के शपथ के बारे में जो प्रावधान है वो इनसे संबंधित अनुच्छेदों में ही है। आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति हमेशा संविधान के प्रति निष्ठा व श्रद्धा का शपथ लेता है, जबकि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के जो शपथ है, इसके बाद हम पदावधि पे आते हैं। पदावधि अर्थात टेन्योर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में बताया गया है कि 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष की है, किंतु इस 5 वर्ष के पहले भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। निर्धारित 5 वर्ष की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को संभाल नहीं लेता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद उसके निर्धारित अवधि के पहले ही रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नए चुनाव यथाशीघ्र कराए जाएंगे। इस अनुच्छेद में जो है कहीं भी यह नहीं लिखा है कि नए चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाएंगे, जैसा कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के मामले में होता है कि नए चुनाव जो होते हैं वो हमेशा 6 माह के भीतर करा लेने चाहिए। अक्सर कंपटीशन में ये तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। वहाँ जो शब्द डाला गया है वो यथाशीघ्र है। तो ये आप इस बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 माह में कराए जाएंगे। अच्छा, नए चुनाव जो होंगे हमेशा 5 वर्ष के लिए होंगे, अर्थात नया उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं है कि शेष अवधि के लिए ही निर्वाचित होगा। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के पद के लिए एक व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता है, अर्थात हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के लिए री इलेक्शन का प्रोविज़न कहीं है कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बारे में संविधान में कोई भी कहीं भी उल्लेख नहीं है, अर्थात इसके बारे में संविधान मौन है। जबकि हमने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 57 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, लेकिन यह व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या है, यानी हटाने की क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में ये जो प्रोविज़न बताया गया है, और प्रोविज़न ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा यानी रिजोल्यूशन द्वारा, जिसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोकसभा के साधारण बहुमत ने स्वीकृत किया हो, अपने पद से हटाया जा सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा बहुमत से संकल्प को पारित किया जाना आवश्यक है तथा संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति देनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुमत का मतलब ही होता है 2/3 मेजॉरिटी। ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति में भी हमने पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो जहाँ भी बहुमत की बात आएगी वहाँ 2/3 मेजॉरिटी की ही बात होगी। तो यहाँ 2 तरह के हैं। हमने राष्ट्रपति के बारे में जैसा पढ़ा तो वहाँ दोनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत थी। लेकिन यहाँ क्या है, चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए उसका राज्यसभा में ज़्यादा इम्पार्टेंस है। तो राज्यसभा में उसका 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है।
और लोकसभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से ही स्वीकृति दे दी जाए तो पर्याप्त होगी। किंतु ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को जो है 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ जो है कार्रवाई चला रहे हैं आपको हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह जो है नेचुरल जस्टिस का एक रूल है और इसका पालन आवश्यक है, और अगर यह इसकी का पालन नहीं होता है तो जितनी भी कार्रवाई होती है समस्त कार्रवाई जो है दूषित हो जाएगी। राष्ट्रपति को केवल संविधान के जो है उपबंधों की अवहेलना के लिए ही महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। मतलब क्या कि जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के लिए क्या प्रोविजन था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का अगर वायलेशन करता है तो उसके लिए उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई चला के उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा केवल राज्यसभा में होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है, जबकि राज्यसभा में क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच यहाँ नहीं की जाती है। जो रिजोल्यूशन होगा तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश होगा, जबकि राष्ट्रपति के मामले में क्या होता है? रिजोल्यूशन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति केवल जो है संविधान के अतिक्रमण के लिए हटाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति किसी भी आधार पर जिसे राज्यसभा उचित समझे हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के फंक्शन के बारे में कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। तो हमने शुरू में भी बताया था और फिर बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका सामान्य कार्य जो होता है वह होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन ये विडंबना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है किंतु सभापति के रूप में वोट ऑफ कास्ट का जो है यानी निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त है। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है और पक्ष व विपक्ष में जो है मत बराबर हो गए हैं तो क्या, जो कि आपको पता होना चाहिए कि निर्णायक मत देने की स्थिति कब पैदा होती है? तो निर्णायक मत देने की स्थिति तब पैदा होती है जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत क्या हो? बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है वोट ऑफ कास्ट आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए और पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो गए हैं तो क्या ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट निर्णायक मत देगा कि नहीं? तो जी नहीं, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की कार्रवाई हो रही होती है तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उपसभापति जो होता है वो सभापति के रूप में कार्य करता है। अतः उपराष्ट्रपति उस समय निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो निर्णायक मत तो तब देता जब वो खुद निर्णायक की सीट पर होता। जब निर्णायक की सीट पर ही नहीं है तो वो निर्णायक वोट कैसे दे सकता है? दोस्तों, आर्टिकल 64 जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के जो शेड्यूल 2 है उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ऑफिसर हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते आदि के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति पद के वेतन का उल्लेख कहीं नहीं है। इसका कारण यह है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन प्राप्त नहीं होता है। उनको जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। हाँ, जब वे कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तब उस समय राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी लाभों के वे हकदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी बातें थी कर सकते उस पर विस्तार से हमने चर्चा किया और आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी चर्चा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमारे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।